अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, डिटेल लेक्चर सीरीज़ में जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट वाज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कि मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पहला पार्ट हम पढ़ रहे कॉन्सेप्ट्स इन हीट के नाम से, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। ठीक है, बाज़ किताबों में ये अलग अलग है, किताबों से मुराद आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स के अंदर बाज़ में ये चैप्टर अलग अलग है, यानी कि हीट अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है, और बाज़ किताबों में, बाज़ टेक्स्ट बुक्स में ये मिला कर दिया हुआ है। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो नेशनल बुक फाउंडेशन की नई किताब आई है उसमें मिला के दिया हुआ है। सिमिलरली जो पंजाब बोर्ड की नई किताब आई है उसमें भी मिला के दिया हुआ है। सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में मिला के दिया हुआ था। तो बताने का मकसद ये है, टॉपिक हम सारे कवर करेंगे, आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से हो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मेरे बच्चे, जो इससे प्रीवियस हमने 4 लेक्चर्स मुकम्मल कर लिए थे तकरीबन 6 महीना पहले, तो एक बड़ा गैप आ गया बीच में। ठीक है, जो हमने 4 लेक्चर्स मुकम्मल कर लिए थे उसमें हमने हीट, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ थर्मामीटर या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से पढ़ा था। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए थे और सीखा था कि अगर उन टॉपिक्स में से हमारे ई कैट, एमडी कैट में किसी भी किस्म का सवाल आए तो वो हम किस अंदाज में कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चे, हमने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाले लेक्चर में भी जो टॉपिक हमारा रहेगा वो गैस लॉस के ऊपर रहेगा। सर, गैस लॉस क्या होती हैं? इसका तो हमें आइडिया है ना कि इस पूरे चैप्टर में हम गैसेस का बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे, गैस के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सर, कौन कौन से? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। थोड़ी सी बातचीत ज़रा पहले इनको लेकर कर लीजिए। प्रेशर से क्या मुराद है? मान लो मेरा बेटा, ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, टॉपिक की तमहीद बांध रहा हूँ, बुनियाद बना रहा हूँ। मान लो मेरे बच्चे, ये मेरे पास कोई एक कंटेनर है। आपने बोला ठीक है सर। अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कोई भी एक गैस मौजूद है। अब हमें यह पता है कि इस वक्त कोई ना कोई टेम्परेचर होगा इस कंटेनर का। यस सर, होगा। तो इसका मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इंटरनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है या कम, यही चीज़ कौन बताता है? टेम्परेचर। ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस 4 लेक्चर्स में स्टैब्लिश कर चुके हैं। अगर किसी बॉडी के पास या उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। अब चूंकि इसके पास इंटरनल एनर्जी होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सराउंडिंग से एक्वायर की होगी, तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे होंगे? ये मेरे बच्चे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होंगे। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आती है बात। काम की बात बताइए, जब मेरे बच्चे ये रैंडमली मूव करेंगे क्योंकि इनके पास इंटरनल एनर्जी है, तो ये कभी ना कभी आपस में टकराएंगे। जी से टकराएंगे, और कभी ना कभी इस वॉल से टकराएंगे। सर, इसी वॉल की क्यों बात कर रहे हैं? किसी और से भी टकरा सकते हैं, बिल्कुल टकरा सकते हैं। मैंने मिसाल ली है, वॉल से टकराएंगे, जी से टकराएंगे। अगर कोई ऐसे जाके वॉल को धक्का मारे तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वो वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यस सर, कर रहा है। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है मेरे बच्चे? प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। इसका मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये इसका एक पैरामीटर हो गया गैस के बिहेवियर को डिफाइन करने का। क्योंकि जाहिर सी बात है, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो ये बता दिया मैंने, प्रेशर। सिमिलरली वॉल्यूम क्या है? अब मान लो मेरे पास कोई एक गैस है जिसको मैं यहां से रिलीज करता हूं। मान लो मेरे पास क्या है, समझिएगा, मेरे पास ना एक परफ्यूम की बोतल है, उसमें कोई भी एक लेट से मिक्सचर मौजूद है, उसको मैं यहां से गैसियस फॉर्म में रिलीज करता हूं तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब उसने ये पूरे कमरे का वॉल्यूम क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। आसान ज़बान में, जैसे अगर इस कंटेनर के अंदर भी गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे बच्चे उन्होंने एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है ना? हाँ या ना? मतलब कितने वॉल्यूम में वो मौजूद है, ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस।
टेम्परेचर, इसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से है, या वो क्या चीज डिफाइन कर रही है, टेम्परेचर डिफाइन कर रही है। फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आगे चल के मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्दो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन मजीद डिटेल में मैं आपको यहां भी पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या डिफाइन करेगा कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है या कम है, कितनी गैस है। जैसे जब हम बाजार में कोई फल, कोई सब्जी, कोई फ्रूट, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 10 किलो दे दो। तो जितने ज्यादा किलो होता जाएगा अल्टीमेटली उतना ज्यादा अमाउंट उसमें आता जाएगा। तो जब मैं कहूंगा 1 मोल गैस तो मतलब थोड़ा अमाउंट होगा, 2 मोल गैस तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, 3 मोल गैस तो और बढ़ गए। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, लेक्चर 5 में भी और लेक्चर 6 में भी हम पढ़ेंगे गैस लॉज को। मतलब देयर आर डिफरेंट लॉज जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि गैस का ये जो बिहेवियर के पैरामीटर्स हैं इनको डिफाइन करने का काम करते हैं। कि गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, टेम्परेचर कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास जो है लेक्चर 5 और 6 का टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हो सकता है आप में से कोई बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा हो या चैनल पे पहली बार आया हो। तो बच्चे जहन में रखना, जो डिटेल लेक्चर सीरीज है ये हर किताब पढ़ने वाला बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंटेंट हर पाकिस्तान के बोर्ड से उठाया हुआ होता है। तो चाहे आप सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, आगा खान बोर्ड से हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, आप कहीं से भी हो, आपके बोर्ड की किताब का कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तसल्ली के लिए आप लेक्चर देखो, अपनी किताब पढ़ लो, पता चल जाएगा। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे बच्चे वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। बोलोगे सर ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है? भाई साहब बॉयल्स लॉ सिंपल ये कहता है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो मैंने बोला वो सुनो और इसको लिख लो, समझाऊंगा मैं अभी। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आसान भाषा में, आसान तरीन भाषा में ये कहता है मेरे बेटे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है ना वो कैसा है, इनवर्स है। फिर सुनना क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इनवर्स मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी समझ भी लेते हैं। मान लो ये एक कंटेनर है मेरे बच्चे, इस कंटेनर में इस जगह पर एक पिस्टन मौजूद है, पिस्टन जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। दिस पिस्टन कैन बी मूव डाउनवर्ड्स और कैन बी मूव अपवर्ड्स। आप नीचे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो। अभी मैं देख रहा हूं कि पिस्टन यहां पे रुका हुआ है और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर ऐसे मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे सर, ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। क्यों भाई, किसी जगह पे रखे हुए, वहां सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर होगा तो इन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी एक्वायर की होगी जो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का सबब बन गई होगी। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसे करके रैंडमली मूव करते फिर रहे हैं। कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। अब आप सोचो जरा, समझो, थोड़ी सी बात ना फील करो। जब मेरे बच्चे ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो एक बात बताओ, ये जो पिस्टन है क्या ये इस पिस्टन के साथ जाकर टकरा रहे होंगे ऊपर? हाँ सर टकरा रहे होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ पिस्टन पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। फिर सुनो, ये वाला मॉलिक्यूल गया मूव करता हुआ, डम 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 जाके टकरा गया। फिर ये ऐसे भाई साहब घूमते घूमते आया, टकरा गया। मतलब हर लम्हे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर पिस्टन के साथ टकरा रहे। अब बोलोगे जी सर टकरा रहे, तो अगर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं मेरे बच्चे, अगर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। बोलोगे जी सर हो रहा है। तो मैंने कहा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सर प्रेशर कहां से आया, आपने तो फोर्स कहा था ना। अरे भैया फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही तो होता है, तो जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय जो पिस्टन का एरिया है उसे आपने क्या कह दिया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। अब मुझे पिस्टन यहां पर रुका हुआ नजर आ रहा है,
क्या मैं कह सकता हूं पिस्टन भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? सर वो कैसे कह सकते हैं? अरे भाई ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का अपना कुछ वेट होगा, W इज इक्वल टू mg, बोलो हाँ या ना? इस पिस्टन का अपना कुछ वेट होगा? जी सर होगा। तो इसका मतलब ये पिस्टन भी तो नीचे की तरफ आने के लिए, मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या चाहती है? पिस्टन नीचे आ जाए। भाई अगर किसी बॉडी का वेट होता है तो अर्थ क्या चाहता है? कि वो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। ज़्यादा अच्छा टर्म तो ये होगा अर्थ के सेंटर की तरफ आ जाए, लेकिन आसानी के लिए मान लेते हैं कि हम अर्थ के ऊपर इधर है, तो वो चाहता है वो बॉडी कहाँ आ जाए? ज़मीन की तरफ आ जाए। तो ये जो पिस्टन है ये भी ऊपर से नीचे आना चाह रहा है, तो गोया ये भी एक फोर्स लगा रहा है, या इसके ऊपर कह लो कि फोर्स लग रही है, इसका वजन है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स जो लग रही है वो कहाँ लग रही होगी? इन मॉलिक्यूल्स पे लग रही होगी। गोया कि मैं ये कहूँगा पिस्टन भी जवाब में क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कैसे सर? अरे भाई ये देखो, अगर मैं चेयर पे बैठता हूं तो गोया कि मैं चेयर के सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुझ पे लग रही है वही तो नीचे सरफेस पे भी लग रही है। और अगर मैं रुका हुआ हूं इसका मतलब सरफेस जवाब में एक ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। देखो अभी क्या बात सीखी हमने? एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन है, पिस्टन कैन गो डाउनवर्ड्स और पिस्टन कैन गो अपवर्ड, लेकिन मुझे पिस्टन अभी रुका हुआ नजर आ रहा है। सर अगर पिस्टन नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है तो वो रुका हुआ क्यों है? इसलिए कि नीचे से ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। क्लियर हो गई बात की? समझ में आती है बात? यस सर समझ में आती है। अब मैंने क्या किया समझिएगा इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको पकड़ा और पकड़ के नीचे की तरफ दबा दिया, यानी कि पिस्टन को पकड़ा और मजीद फोर्स अप्लाई करी ताकि पिस्टन कहां जाए? नीचे जाए। जब पिस्टन नीचे जाएगा, समझना, जब पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन मान लो यहां कहीं पे आ गया, तो ये सारे के सारे आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहां पे आ जाएंगे, हाँ या ना? भाई गैस के मॉलिक्यूल भी इधर आ जाएंगे, गैस दब जाएगी आपके पास। तो अब देखो पहले गैस ने ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन अब सिर्फ इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। समझ रहे हो इस बात को? अब सिर्फ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर प्रेशर कम किया, यानी कि इसको मैं ऊपर ले जाता, प्रेशर कम करता, अभी पिस्टन यहां पे क्यों रुका हुआ था? क्योंकि जितना प्रेशर ऊपर से पिस्टन नीचे लगा रहा है उतना मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, तो बराबर है। समझो 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 इस बात को समझो। हमारे पास कोई भी चीज इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है? जब नेट फोर्स जीरो हो रही हो, यानी कि अगर ये पिस्टन है, नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स लगा रहे, ऊपर से पिस्टन नीचे फोर्स लगा रहा है। अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब दोनों की फोर्स क्या है? एक बराबर है। अगर मैं पिस्टन का प्रेशर कम कर दूं, इस पिस्टन को निकाल के फेंक दूं, यहां पे ऐसा पिस्टन लगा दूं लाकर कि जिसका वेट पहले के मुकाबले में क्या है? कम है, तो मेरे बच्चे जो मॉलिक्यूल की फोर्स है वो तो ज्यादा ही है ना। मतलब पहले पिस्टन का प्रेशर और मॉलिक्यूल का प्रेशर बराबर था। अब क्या हुआ? मैंने इस पिस्टन को निकाल के फेंका और इसी जगह पे दूसरा पिस्टन लाके लगा दिया जिसका वजन कम है, जिसका वेट कम है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा वो कम हो जाएगा और नीचे मॉलिक्यूल्स का तो पहले जितना प्रेशर है तो वो इसको ऊपर धक्का दे देंगे। तो वही वाली बात हो गई, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर देखो और से, अब मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में ये पढ़ाया कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अच्छा जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि गैस का मास तब्दील नहीं हो रहा, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हुए हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले हमने बात करी गैस के 1 मोल पर, बाद में 2 मोल चिपका दिए, नहीं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उसी का प्रेशर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सर? यस सर, समझ में आता है। आगे चलें, मजीद बताएं। ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे हमारे पास हमारा बॉयल्स लॉ। अभी इससे रिलेटेड आपको सवाल भी दिखाते हैं, परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता समझते चलो। ये हो गया। अब मेरा बेटा अगर मैं इसको देखता हूँ तो V विल बी इक्वल टू, ये जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे? एक अदद कांस्टेंट आ जाएगा। आपने बोला ठीक है सर कांस्टेंट आएगा, और अपॉन में क्या आ गया? P आ गया। इस P को अगर आप वहाँ ले जाओगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा P इंटू वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। P इंटू वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। आपने बोला ठीक है सर, इसका मतलब मेरा बेटा इस लॉ को लिखने का एक तरीका ये भी है। आपने बोला बेहतरीन हो गया। अब समझिएगा ज़रा, ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है, ये मान लो हमारे पास एक पिस्टन था, ठीक है,
अभी ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो P है। अच्छा, बच्चे का ये सवाल आता है कि सर ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये बताएं ये गैस मॉलिक्यूल्स इस पर एग्जर्ट कर रहे हैं या ये ऊपर से पिस्टन नीचे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है? आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये प्रेशर किसका है। तो सुनो मेरे बच्चे कि इसका जवाब क्या होगा कि ये प्रेशर किसका है। अब आप खुद देखो, अगर ये पिस्टन एक जगह पर इक्विलिब्रियम में मौजूद है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि जो प्रेशर नीचे से मॉलिक्यूल्स, यहां पर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जो प्रेशर नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं वही प्रेशर ऊपर से पिस्टन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको कह सकते हो कि दिस इज द सेम प्रेशर that is exerted by molecules on the piston या piston on the molecules at the equilibrium state। हमने बोला ठीक है सर, बात समझ में आती है, आगे चलें। अब बता क्या रहा था, अभी मान लो इसका प्रेशर P है और जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कितना है, V है। आपने बोला ठीक है सर, यानी कि जो आपने अभी प्रेशर एक्सर्ट किया है वो P है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो कितना है, V है। कुछ देर के बाद आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर से पिस्टन का प्रेशर आपने बढ़ा दिया। तो मेरे बेटे अगर आपने ऊपर से पिस्टन का प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो अब प्रेशर बढ़ा के आपने कर दिया P डैश, पहले P था अब प्रेशर बढ़ा दिया तभी तो वो नीचे आ गया। तो अब हुआ क्या, आपको नजर आ रहा है कि पहले के मुकाबले में आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो कम जगह में आ गए, यानी कि इसको आपने कह दिया V प्राइम, वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले V था V प्राइम हो गया, कम हो गया। एक और कर लेते, इसको आप कह दो मेरे बच्चे P1, इस वॉल्यूम को आप कह दो V1, ठीक है। जो बाद का प्रेशर था इसे कह दो P2 और बाद के वॉल्यूम को आप कह दो V2। अब जो आपने ये चीज़ पढ़ी है, अगर मैं इसको लेकर आऊं तो पहले आप ये बात समझो कि आपको ये नजर आ रहा है ये इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है, यानी कि इसे मैं कहूंगा ये मेरे पास है इनिशियल स्टेट और ये मेरे पास है फाइनल स्टेट, यानी कि ये है कार्रवाई करने से पहले, ये जो कार्रवाई की ना पिस्टन को प्रेस करने वाली, पिस्टन पे फोर्स बढ़ाने वाली, इसको करने से पहले ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अच्छा, जो मैंने शुरू में वेरिएबल लिखे थे ना P, V, N और T, इनको आप स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हो। तो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं P1 V1, फाइनल के P2 V2। तो बोला ठीक है सर, समझ में आता है, कोई मसला नहीं है। इसको आप इनिशियल स्टेट भी कह सकते हो, इसको आप स्टेट नंबर 1 भी कह सकते हो और इसको मेरा बेटा आप क्या कह सकते हो, स्टेट नंबर 2। अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई आपके पास टेम्परेचर कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, के से मुराद यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, आपको बता दिया। अब जब मेरे बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट था तो यही इक्वेशन जब मैं इसके लिए लिखूंगा और जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो देखो क्या बन जाएगी, इसके लिए बन जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने बोला बहुत बढ़िया। P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने बोला बहुत आला। ठीक है, एक लॉ में अच्छे से मेहनत कर लो, आगे मैं ये सब नहीं कराऊंगा बार बार। तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, राइट हैंड सेम, इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देंगे क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप मेरे बेटे, कई दफा इसको हम ऐसे भी पढ़ रहे होंगे, सही। यानी कि ऑल इन ऑल नट शेल में बात किया है, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है मेरे बच्चे कि बॉयल्स लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास, गौर से सुनना, कि हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। या आप ये भी कह सकते हो यहां से देखकर कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। ये देखो यही लिखा है, P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए PV का प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि हो सकता है प्रेशर आप बढ़ा दो तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आती है? समझ में आती है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। अपने पास नोट कर लेना कि बॉयल्स लॉ का जो प्रोसेस होता है ना, इसको आप कहते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या नाम देते हो? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसो मीन सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर प्रोसेस। सर ऐसा क्यों कहते हैं? जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इडियाबैटिक। वहां आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा। अभी नोट कर लेना, बॉयल्स लॉ
का प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ताकि अगर इन फ्यूचर में सवाल पूछा जाए तो आप बता सको। खैर, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये जो ग्राफ बनते हैं इसमें मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास प्रेशर है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है। तो अगर मैं वी और पी का ग्राफ बनाऊं या पी और वी का ग्राफ बनाऊं तो वो इस तरह का एक ग्राफ बनता है। सही, ये जो ग्राफ है ना मेरा बेटा, ये आपके पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान में रखिएगा ये बात। सही, ये ग्राफ है आपका। सर ये हाइपरबोला क्या है, एक कर्व की टाइप है, जैसे एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, वैसे ये हाइपरबोला है। आप में से जो मैथ्स वाले बच्चे वो क्लास 12 में कोनिक सेक्शन में इसको तफसील से पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ना इक्वेशन होती है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, देखो y पे मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है, p, x पे क्या लिया हुआ है, v। तो यही इक्वेशन जो है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा तो y पे आ गया p, x पे क्या आ गया v, तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये वाली इक्वेशन बन रही, देख रहे हो, और ये किसके ऊपर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान में रखिएगा ये बात। बहुत सारे लोग गलत पढ़ा देते हैं क्योंकि एक किसी टेक्स्ट बुक में गलत भी लिखा हुआ है कि ये पैराबोला का ग्राफ है। बिल्कुल गलत, ये पैराबोला का ग्राफ हरगिज 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 नहीं हो सकता। पैराबोला का ग्राफ आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी ना आपने, वो जो इस तरह की एक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये वाली जो होता है, ये वाला जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो वो पैराबोलिक कर्व पे जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आसान पहचान ये है कि पैराबोला के ग्राफ के अंदर जो y और x है ना, उसमें से एक के ऊपर स्क्वायर होता है, एक के ऊपर पावर 1 होती है। ठीक है, इसमें तो दोनों पे पावर 1 है, पावर 1 और पावर 1। ठीक है, एक ये ग्राफ आपसे पूछता है, p और v का कर्व बना दिया। एक मेरा बेटा आपसे और ग्राफ पूछता है, बल्कि दो और ग्राफ पूछता है, वो भी समझ लेना। एक बनाता है p और 1/v के दरमियान में ग्राफ, तो ये बनता है आपके पास स्ट्रेट लाइन। सर ये कैसे बना दिया, देखो समझो। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है ना, इसकी इक्वेशन होती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि x बढ़ाओ y बढ़ेगा। तो अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा है ही नहीं, तो आपने ग्राफ कैसे बना दिया स्ट्रेट लाइन। गौर से देखो, हमने क्या है, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, यस सर है। गौर से देखो, ये जो मेरा बेटा मेरे पास पूरा का पूरा p है, इसको मैंने y मान लिया। बोलोगे ठीक है सर, मैंने v को x पे थोड़ी लिया है, मैंने अब की बार पूरे के पूरे 1/v को x पे ले लिया। गौर से देखो, मैंने 1/v को किस पे ले लिया, x पे, पूरा 1/v। रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इधर आ गया, v नहीं आया। अगर v आता तो हाइपरबोला बनता, मैंने 1/v को यहां ले लिया। तो अब देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ बन गया, गोया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। गेटिंग माई पॉइंट, कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है मेरे बच्चे, तो अल्टीमेटली आप यहाँ से बना दोगे p और 1/v का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है सर, और बताइए मेरा बेटा, एक ग्राफ आपके पास होता है, यहाँ पे वो लेता है pv का प्रोडक्ट, और यहाँ पे वो p लेगा या v लेगा। तो भाई साहब ध्यान में रखिएगा, आप अच्छे से बात को समझिएगा, ये कीमती बातें समझ लेना। ठीक है, पेपर में आएगी ये सारी, बल्कि अभी इसी के अंदर लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पास पेपर में भर भर के आए हुए हैं। और से समझना, पहली बात, ये सारे के सारे जो ग्राफ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिजाइन किए गए हैं। क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, बॉयल्स लॉ किस पे वो भी होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, ये p और v का कर्व है, इसको आप आइसोथर्म भी कहते हो, हाइपरबोला भी कहते हो, आइसोथर्म भी कहते हो, ISOTHERM। ये p और 1/v का कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन है। इसके अंदर आपने y पे लिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और यहां पे p भी हो सकता है, v भी हो सकता है। अब ये ग्राफ बता क्या रहा है, समझा क्या रहा है, समझो थोड़ी देर के लिए। मान लो मैंने यहाँ पे v नहीं लिया, सिर्फ p ले लिया। ठीक है, p भी हो सकता है, v भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मान लो भी मैंने पहले क्या किया, p ले लिया। ये ग्राफ ये बता रहा है, देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ग्राफ पढ़ते हुए, हमें ये बात पता है ना कि जो चीज यहां लिखी हुई है बढ़ती जा रही है। भाई देखो ना, अगर ये मेरे पास ऐसे एक्सिस है तो यहाँ x का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। गोया मैं जितना आगे जाऊंगा x का वैल्यू उतना बढ़ता चला जाएगा। तो जितना आगे जा रहे हो x का वैल्यू उतना बढ़ता जा रहा है। तो गोया यहाँ पे प्रेशर कम था, अब प्रेशर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, आगे जा रहे प्रेशर बढ़ रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेशर जितना मर्जी बढ़ता रहे, जो P और V का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो यही बात लिखी,
कि P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, pressure exerted by a gas and volume occupied by the gas molecule is constant at constant temperature। क्लियर हो गया? तो पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट कैसे रह रहा है? आप कह रहे हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम। भाई जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, खुद सोचें, आप सोचें सर आपने बोंगी मार दी, क्यों भाई? जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब सोचें पहले प्रेशर पी था, वॉल्यूम वी था, तो प्रोडक्ट हो गया पीवी। अब आपने प्रेशर बढ़ा के 2p कर दिया ना, तो और आपने प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट तो बढ़ जाएगा ना सर। देखो एक बच्चे के जहन में डाउट आ सकता है क्या कि सर देखिए पहले प्रेशर यहाँ पे देखिए पी था और वॉल्यूम वी था तो पीवी हो गया। आप ठीक है सर, अब आपने प्रेशर बोला ना बढ़ा के मैंने 2p कर दिया, डबल कर दिया, तो 2p को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pv हो जाएगा ना, तो प्रोडक्ट तो बढ़ गया। नहीं, अबे जब तू प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम भी तो कम होगा, हाँ या ना? वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है, प्रेशर बढ़ाता जाएगा तब भी पीवी का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली तुम यहाँ पे वी लेके देख लो, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ। इसको मैं इसलिए कह रहा था यहाँ पे पी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, वी कर लो, 2v कर लो, 3v कर लो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे लेकिन स्टिल पीवी का प्रोडक्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। क्लियर हो गया सर? समझ में आ गया? छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो मेरे बच्चे आए हुए तो इसके अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम ना थोड़े बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना कि आपकी जो बुनियाद है ना वो अच्छी मजबूत बने, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मतलब बहुत अच्छा और हाई यील्ड टॉपिक है। सिंपल सिंपल से बकरी बकरी न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जामिनर आपका पूछता है, स्ट्रेट पूछता है। अब मान लो आपको कहता है सवाल, सिंपल सा सवाल है, ठीक है? पहले मैं आपको अपनी तरफ से जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एग्जैक्ट पास ओवर क्वेश्चन ले आऊँगा। कहते हैं कि मान लो आपके पास एक कोई सिस्टम है, उसके अंदर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स है वो P0 है, या प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स है वो P0 है। अब आपको ये बात आपके बैक ऑफ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट की ही बात कर रहा होगा। भाई जाहिर है कंटेनर में ना वो पिस्टन डिस्को डांस नहीं कर रहा होता, एक जगह पे रुका होता है। तो आप कहो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वही बात है जो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन गैस मॉलिक्यूल। तो भाई प्रेशर एक्सर्टेड जो है ना ऑन द गैस मॉलिक्यूल वो इतना है, और कहता है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ वो इतना है, P0 V0। कहते हैं कि यार आपने जो है ना प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस मॉलिक्यूल बढ़ा के कर दिया 5P0, बताओ नया वॉल्यूम क्या होगा? सवाल समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहते हैं कि भाई पहले जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था गैस मॉलिक्यूल्स पे वो इतना था, वॉल्यूम ऑक्यूपाई इतना किया हुआ था। अब आपने कुछ ऐसी कार्रवाई करी कि प्रेशर बढ़ गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये लफ्ज वो लाजमी यूज करेगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। भाई एक चीज ना अपने पल्लू से बांध लेना, ठीक है? ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जो कि अक्सर बच्चों की गलत होती है, और रीजन क्योंकि टीचर्स भी इसमें बताते हुए गलती कर जाते हैं। वो क्या है? एक मिसाल से समझाता हूं। आपने मैट्रिक क्लास से ये ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको बताया हुआ होता है कि R कांस्टेंट है, इसमें बिल्कुल सही बताया हुआ होता है। फिर आपको बता देते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के हिसाब से आप कर लोगे। अब बच्चे के जहन में ना ये चीज एज यूनिवर्सल लॉ आ जाती है उठ के। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जब मैं भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा ये लॉ ओहम्स लॉ है, और सिर्फ ओहमिक कंडक्टर जिसे ओबे करते हैं। फिर अल्लाह ने जिंदगी सेहत दी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, आपको ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें आप देखोगे अपनी इन गुनहगार आंखों से कि V और I का रिलेशन इनवर्स फॉलो हो रहा है, क्योंकि वो पावर की इक्वेशन से ड्राइव होता है। तो बताने का मकसद क्या है कि ये कोई यूनिवर्सल पत्थर पे लकीर वाला ट्रुथ नहीं है कि V और I का रिलेशन भैया डायरेक्ट ही होगा। अगर आप डायोड्स के केस में जाके देखोगे तो उसमें तो ये रिलेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, एक तीसरा रिलेशन बन जाता है। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाई कि जैसे आपको अभी कहा गया ना कि V और P का रिलेशन इनवर्स है, तो उसकी आगे की कंडीशन भी थी क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ इज द लॉ दैट इज प्रिडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको लिख लेना, सही है? बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है भैया, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? बता दी ये बात भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कार्रवाई हुई। अब बताओ क्या होगा? आप बोलोगे सर कोई मसला ही नहीं है यार, ये तो सिंपल सी बात है। हमें बताएं P और V की रिलेशन ऐसे क्या है? इनवर्स है, ठीक है सर। अब देखो आपको यहां से इसका शॉर्टकट बनाना भी सिखा देते हैं। कैसे बनाओगे भाई शॉर्टकट? सिंपल है ना। अब बोलो P1 डिवाइडेड बाय P2
P और V का रिलेशन इनवर्स है, तो P1 के लिए V1 नीचे लिखा जाएगा, V1 नीचे लिखा जाएगा, और P2 के लिए V2 ऊपर लिखा जाएगा। सर ये कैसे किया? अरे भाई P1 और V1 का रिलेशन, P और V का रिलेशन क्या है? इनवर्स है, तो P1 के लिए V1 इधर आया, P2 के लिए V2 उधर चला गया। आपने बोला सर ज़बरदस्त हो गया ये तो। सर एक और तरह से बताएं ये रिलेशन। भाई वैसे भी कर सकते थे, आपको भी सिखाया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 को यहाँ ले आओ, V1 को यहाँ ले आओ, वापस ये चीज़ बन जाएगी। देखो P2 यहाँ आएगा, P1 अपॉन P2, यहाँ जाएगा V2 अपॉन P1। मैं पर्सनली यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन को बनाने को प्रेफर करता हूँ। आप भी अगर इसको प्रेफर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और आगे जब हम मजीद लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वाला तरीका कितना बेटर है। बस आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, सवाल सॉल्व हो चुका। इसको मान लेते हैं ये स्टेट 1 है, इसे मान लेते हैं स्टेट 2 है। स्टेट 1 और 2 से क्या मुराद है? P1 ये हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। ख्याल इस बात का रखना है, अगर इससे स्टेट 1 का है, फर्क नहीं पड़ता, इसे 2 भी कह सकते हो, इसे 1 भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एक लॉजिकल सी बात है। लॉजिकल सी बात क्या है कि ये जो है ना आपके पास 1 है, ये 2 है, क्योंकि ये पहली है और ये दूसरी स्टेट है। मतलब बात चीज़ें लॉजिकल होती है ना, ठीक है। वो नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास P1 की जगह पे क्या आ जाएगा? P0, और P2 की जगह पे क्या आ जाएगा जनाब? 5P0। V2 कितना है? V प्राइम मालूम करना है, और V1 कितना है? V0। ये आ गया, ये P0 से P0 मर गया, इसको वहाँ फेंक देंगे उठा के, तो V प्राइम विल बी इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय 5। आपको यहीं से नज़र आ रहा है, जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे 5 गुना बढ़ाया, भाई 5 गुना बढ़ा दिया ना, ये P0 से 5P0 हो गया, 5 गुना बढ़ाया, तो वॉल्यूम आपका V0 से कितना हो गया? V0 बाय 5। तो यही बात थी, इनवर्स लीनियर रिलेशन है, जितना प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे उतना ही आपका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। छाप लो जल्दी से। अब इसके जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने 2 सवाल मेंशन किए हैं। पहला सवाल हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी 2024 में पूछा गया है। दूसरा सवाल हमारे पास नस्ट यूनिवर्सिटी में 2020 में पूछा गया है। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सारे सवाल नहीं करवा सकता मैं। इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस अंदाज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कहता है, पहला सवाल पढ़ते हैं। कहता है एक गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस इन आ सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। आपको ना यहीं पे आइडिया हो जाना चाहिए, आपके ना दिमाग की ट्यूनिंग करते रहो साथ साथ। ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है ये केल्विन में नहीं है, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस पार्ट में इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले। 273 प्लस 27 300 केल्विन की यहाँ बात चल रही है। हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। लीटर अगेन वॉल्यूम का SI यूनिट नहीं है, केल्विन जैसे SI यूनिट है वैसे ही वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो ये लीटर उसका यूनिट नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करना अभी सीखेंगे, जहन में रखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। एक और चीज़ मेरे बच्चे आपने ये जहन में रखनी होगी हमेशा कि हमारे पास ऑप्शन भी लाजमी देखने हैं। अभी तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन मार्क नहीं किए, ऑप्शन भी देखने हैं, ठीक है। कि ऑप्शन में अभी बताता हूँ आपको ऑप्शंस क्यों देखने हैं। प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट, ये प्रेशर नहीं है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वजह ये है मेरा बेटा, क्योंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं और बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है ये, तो वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। मैं चेक भी कर लेता हूँ जहाँ मैंने अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये टेम्परेचर है। मैंने लिखते हुए बोंगी मार दी। देखो मैं कह रहा था ना कि आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख के दिया जाएगा, बाकायदा पता चल जाएगा बॉयल्स लॉ लगाना है। सही दैट द प्रेशर इज 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जरा इतनी बात पढ़ना, क्या इतनी बात आपको सेंस बना रही है? आपने गैस को कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के लिए प्रेशर बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, तभी तो पिस्टन क्या होगा? नीचे जाएगा। तो पहले 100 था, अब 150 हो गया, तो आपने गैस को कंप्रेस किया। कहता है क्या? एस्टिमेट द चेंज इन वॉल्यूम। आपने बताना है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है। अब जाहिर है जब आपके पास पेपर में ये सवाल आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अगर ज़रा वॉल्यूम की बात पूछ रहे हैं ना, अगर ऑप्शंस आपको लीटर में ही दिए हुए तो इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अगर ऑप्शन आपको मीटर क्यूब में दिए हुए तो कन्वर्ट कर लो, नहीं दिए हुए तो टाइम बचाओ, नहीं करो। ठीक हो गया? चलो मैं कन्वर्जन भी सिखा दूंगा, परेशान नहीं। हमें बताए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो बॉयल्स लॉ है दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हम लोग ठीक है सर, रिलेशन बना लो जल्दी से। P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, P और V की रिलेशन इनवर्स है, तो P1 के लिए यहाँ आ गया V1 और यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चे? V2 आ गया। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया।
अच्छा, अब क्या क्या कहा हुआ है, दोबारा पढ़ो। कहता है कि गैस थी जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ये V1 आपको दिया हुआ है 4 लीटर, ये आपको प्रेशर दिया हुआ है P1 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने गैस को कंप्रेस कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर सच दैट प्रेशर इज दिस, तो ये मेरा बेटा आपको क्या दे दिया, ये आपको दे दिया P2, वो पुराना था ये नया हो गया। कहता है चेंज इन वॉल्यूम निकालो, आपसे फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या है, तो कोई टेंशन नहीं है, निकाल लेंगे, पहले V2 निकालेंगे फिर चेंज निकाल लेंगे। चेंज कैसे आएगा, V2 माइनस V1, तो आ जाओ। P1 कितना है भाई 100, वो ऑलरेडी प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, ये कोई परेशानी नहीं है। ये आ गया आपके पास 150, ठीक है सर। V2 आपने कैलकुलेट करना है, V2 को V कह देता हूँ मैं भी, मतलब V2 तो आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप तो V2 निकालना है। V1 कितना दिया हुआ है आपको 4 लीटर, ठीक है सर, 4 लीटर हो गया। एक 0 से एक 0 मर गया, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 अपॉन में आ गया 3, तो 8/3 लीटर, ये मैंने क्या निकाल लिया V2, इसने क्या मांगा है चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो V2 माइनस V1, तो V2 कितना है 8/3 माइनस V1 कितना है 4 लिखा हुआ है, ये लीटर में चल रहा है सब कुछ अभी। अब माइनस करना है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो भाई सेम करने के लिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा जनाब 8 माइनस 4 3 का क्या हो गया 12, अपॉन में क्या आ गया 3, 8 में से आपने 12 निकाला, क्या बचा माइनस का 4, क्या बचा माइनस का 4 और अपॉन में आ गया 3, ये है मेरे बच्चे आपके पास आंसर। सर माइनस साइन क्यों आया, वीडियो पॉज करो और मुझे आप बताओ कि माइनस साइन क्यों आया, वीडियो पॉज करके लिखो माइनस साइन क्यों आया, भाई पता तो चले, क्लास का कुछ माहौल बने। माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे, ये माइनस साइन मेरे बच्चे इसलिए आया यहाँ पे, समझना, ये आपको नजर आ रहा है कि प्रेशर बढ़ाया गया है, प्रेशर बढ़ाया गया है, तो वॉल्यूम क्या हुआ होगा कम हुआ होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो आप चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो फाइनल छोटा होगा इनिशियल बड़ा होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो फाइनल छोटा हो गया ना, और इनिशियल बड़ा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वॉल्यूम कम हुआ है, वरना ये चीज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि आपने गैस को क्या किया है कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने का मतलब दबाया है, तो वॉल्यूम उसका कम हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया चेंज इन वॉल्यूम। अब क्यों बोले सर मुझे तो कन्वर्जन भी सिखा दे जल्दी से, तो कन्वर्जन भी सीख ले भाई, कोई टेंशन नहीं है। मीटर क्यूब में अगर आपसे ये पूछ लेता, ठीक है क्या करेंगे भाई, आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सर डेसीमीटर कहाँ से आ गया, अबे सुन तो सही, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर दूं, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो ये ऐसे बन जाएगा क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड ऐसे बनेगा, जी सर ऐसे बनेगा। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 के ऊपर क्यूब आया, तो मतलब 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या बना भाई 1000, साथ में क्या आ गया डेसीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, और ध्यान में रखना 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता हैगा। तो ये आप बोलोगे 1000 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर, या आपका 10 की पावर 3 लीटर। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, लीटर से मीटर क्यूब में आने के लिए डिवाइड करोगे इस नंबर से। तो यही चीज़ अगर इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे बन जाएगी माइनस का 4/3 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसे भी कर सकते हो उसको आप, चेंज इन वॉल्यूम ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। क्या किया मैंने, ये लीटर से मीटर क्यूब में लेकर आया, कैसे लाया, 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 लीटर थे, कैसे आया वो सिखा दिया मैंने। यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से आने के लिए डिवाइड करेंगे इस नंबर से। तो अगर मैं माइनस के 4/3 को डिवाइड कर दूंगा 10 पावर 3 से, 10 पावर 3 जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 पावर -3, तो माइनस का 4/3 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है, माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट के वॉल्यूम इज श्रिंकिंग, कम हो रहा है, और मीटर क्यूब में कन्वर्जन सिखा दी। बट स्टिल ये हर दफा नहीं करना, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर हो रहा होगा तो करेंगे, वरना करने की नीड नहीं होगी। क्लियर है, यहां पर वीडियो को पॉज करो तसल्ली के साथ, इस वाली चीज को एक बार अपने हाथ से कॉपी कर लो लाजमी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नीचे वाले सवाल पे। मैं मान के चलूंगा कि आपने जो है वो कॉपी कर लिया होगा और ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चंस का लेवल है, इतना हल्के हल्के सवाल, बकरी लेवल के क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पूरे नंबर ना आ रहे हो।
बस सिर्फ होना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा अच्छे से ढंग से पढ़ो और चीज़ों को कवर करते चलो, तो आराम से नंबर आएंगे, कोई परेशानी वाली बात आपके पास नहीं है। सही है। अब देखो ये NUST 2020 में पूछा गया कोविड के ज़माने का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहते हैं प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सुनना, काफ़ी सारी बातें कर दी इकट्ठी। एक तो इसने कहा गिवन मास ऑफ अ गैस है, जो मैंने भी बताया था कि गिवन मास ऑफ अ गैस के ऊपर ही हम सारे गैस लॉस की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि गैस लॉ करते करते आपने मास चेंज कर दिया, मास कांस्टेंट रखना है। गिवन मास ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, पहले इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ का सवाल है, इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की, कि प्रेशर रिड्यूस हो गया टू 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू। ये दो अलग अलग चीजें हैं, समझना भी। पहले मान लो आपका प्रेशर क्या था? P था। कुछ देर के बाद आपका प्रेशर हो गया P/3, इज रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस बाय नहीं बोला, ये फर्क है। अपने पास ना कॉपी में कहीं नोट कर लेना। अगर आपको बोलता है रिड्यूस टू, मान लो कहता है रिड्यूस टू 1/2 द वैल्यू। पहले मान लो वैल्यू y थी, इसने कहा ये जो भी y थी ये अब रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो गई, तो ये बनेगा y/2। फर्क समझ में आ रहा है? ये कहता है पहले वैल्यू y थी, इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा y/3, रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कभी कभार रिड्यूस टू की जगह पे वो आपसे कहेगा रिड्यूस्ड बाय, फर्क है दोनों में। अगर आपसे कहता है रिड्यूस बाय 1/2 द वैल्यू, समझना, पहले y था, इसने कहा अब ये क्वांटिटी इज रिड्यूस बाय 1/2 द ओरिजिनल वैल्यू, तो आप बोलोगे पहले y था माइनस कितना कम हुआ इसमें से y/2 कम हो गया, जो भी आंसर आ रहा है। रिड्यूस बाय में आप माइनस करते हो। अगर कहता कि भाई पहले y था, दिस इज रिड्यूस बाय 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू, तो आप बोलोगे भाई पहले y था, अब रिड्यूस बाय बोला ना, तो माइनस करके कितना रिड्यूस बाय बोला? रिड्यूस बाय 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू, तो हो जाएगा -y/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2y/3 या जो भी आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे। तो अभी इसने क्या बोला? इसने बोला रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो पहली वैल्यू P थी, अब 1/3 ऑफ वैल्यू क्या हो गई? P/3 कर रहा। ठीक है सर। और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसको कभी कभार वो परसेंटेज चेंज भी बोलता है, कभी कभार फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी बोलता है। अभी सब बताते हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, तो पहला वॉल्यूम मान लो V था, अब दूसरा वॉल्यूम आपको नहीं पता क्या है, वो निकाल लेते हैं। भाई पहले तो वॉल्यूम निकालो ना, फिर आगे की बात करते हैं। हमें पता है P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है, वैल्यूज पुट कर देंगे लाके। P1 की जगह आ गया P, P2 की जगह पे आ गया आपके पास P/3, V2 की जगह आपके पास आ गया जनाब V', जो नहीं पता आपको अभी, और ये आ गया। इसने V2 निकालना नहीं बोला, इसने बोला परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताना है, निकालते हैं, टेंशन कोई नहीं है। ये मेरा बेटा P से P मर गया, ये 3 ऊपर जाएगा, सही है। तो आपके पास V' आ गया, V' डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 3। इस V को वहाँ फेंक दो उठा के, तो V' इज इक्वल टू 3V, V' इज इक्वल टू 3V बन गया आपके पास। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है। V' इज इक्वल टू 3V, आपने बोला सही से समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो चेंज इन वॉल्यूम तो निकालना आसान है ना, पता है कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो भाई फाइनल V' है, इनिशियल V है, कितना आया? 3V माइनस का V, तो ये आ गया आपका चेंज। आहिस्ता आहिस्ता सारी जर्गन समझ लेंगे। ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब वो बोल रहा है परसेंटेज चेंज बताओ, तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका सीख लो। ऊपर आप रखते हो चेंज, नीचे आप रखते हो इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। ये तरीका है परसेंटेज चेंज निकालने का। इसको आप कहते हो, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप जो एक और नाम देते हो, वो नाम देते हो फ्रैक्शनल चेंज का। कभी कभार ये भी पूछता है कि फ्रैक्शनल चेंज बताओ, तो यही तरीका है। चेंज ऊपर रखा, सर किसका चेंज? अबे जिस क्वांटिटी का फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, अभी किसका निकालना है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम ऊपर रखेगा, इनिशियल वैल्यू नीचे रखेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। पूरी फिजिक्स में ऐसे ही होता है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, पूरी फिजिक्स के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे आ जाओ भाई, परसेंटेज चेंज बोले तो मतलब चेंज बोले तो डेल्टा V, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी आपके पास? V है, ये आ गया V आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, सही हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है आपके पास? 2V आया है, तो 2V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100। ये V से V मर गया,
2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है 200%। सर ये परसेंट क्यों लगाया भाई, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये जो कुछ आप निकाल रहे हो व्हाट इज दिस इज परसेंटेज चेंज। तो जो आंसर आएगा उसके आखिर में परसेंट तो आप लगाओगे ना, तो कितना आंसर आया 200% आया। सेम सवाल आप दोबारा अटेम्प्ट करना। प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस फिल्ड इन वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्या लिखोगे 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम और मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मेरे बच्चे हमारे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। छाप लो जल्दी से, आगे चलें और चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट शुरू करें। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने हमारा बॉयल्स लॉ का जो टॉपिक था वो अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया और अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारे पास है जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस का रिलेशन आपस में क्या है, इनवर्स है। बिल्कुल ऐसे ही चार्ल्स लॉ के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि मेरे बच्चे कांस्टेंट प्रेशर पर, ये कांस्टेंट प्रेशर लॉ है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि मेरे बच्चे अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे अल्टीमेटली वॉल्यूम उतना क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब बाकी की बातचीत आप समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, सुनना गौर से, आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा तेज़ी से वो जाकर ऊपर पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे। गोया के पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये कब होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोला ठीक है सर समझ में आता है, आगे बताएं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, V विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T। इस T को आप कहते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई भी ऐसा टेम्परेचर जो कि केल्विन में एक्सप्रेस किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T को अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊँ तो क्या बनता है, V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज कॉन्स्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे ही V और T का जो रेशियो है ये कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है सर समझ में आता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ वो जो शॉर्टकट बनाना सिखाया था वो शॉर्टकट ज़रा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे बना के दिखाओ तो क्या बनेगा, V1 अपॉन V2। अब V और T की रिलेशन डायरेक्ट है तो ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2। V1 के लिए T1 सामने आएगा और V2 के लिए T2 उसके सामने आएगा। एक चीज़ अपने नोट्स में बहुत अच्छे से डाल लेना कि ये जो टेम्परेचर है दैट शुड बी इन केल्विन, इसको लिख लेना, हाईलाइट करके लिख लेना। बच्चे इस टॉपिक के सवाल में जो बुनियादी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे इसको केल्विन में प्लेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, सही हो गया सर। अब इसके ग्राफ पे बातचीत कर ली जाए थोड़ी सी। आइए सर, देखो मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लेता हूँ वॉल्यूम और यहाँ पे लेता हूँ मैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने लिया अभी केल्विन के अंदर। अच्छा, कुछ चीज़ मैं ज़रा आपको रिवाइज करा दूँ। जब हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था माजी के अंदर तो मेरा बेटा वहाँ हमने ये बात करी थी, ऑलरेडी इस्टेब्लिश की थी और पढ़ी थी कि टेम्परेचर का ताल्लुक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। क्योंकि हम आइडियल गैस डिस्कस करते हैं उनके पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे ही नहीं होती है। तो किससे ताल्लुक होता है, काइनेटिक एनर्जी से होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर और ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा। और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है बॉडी के मूव करने से, यानी कि किसी भी बॉडी के पास जो मोशन करने की सलाहियत होती है, मूवमेंट करने की सलाहियत होती है, उसके पास जो स्पीड होती है वो स्पीड तय करती है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहने वाली हैगी। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप बोलोगे ठीक है सर, समझना। टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो बॉडी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है।
टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। सुनना, ये बात मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ये समझाया था ना कि आप क्यों कहते हो कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, क्योंकि 0 केल्विन आपका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। क्यों? देखो, किसी भी बॉडी के पास कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 0। भाई अगर मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे, मैं मूव ही नहीं कर रहा, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। मैं मूव करूंगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और तेजी से मूव करूंगा तो और ज्यादा है, और मूव करूंगा तो और ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब मोशन 0 हो गया, बॉडी मूव नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था, हमने इसके ऊपर बात की हुई थी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, टेम्परेचर केल्विन में ली है, तो ये मेरा बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसे पता चला भाई? ये देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक ग्राफ इसका और देख लो, फिर एक तीसरे ग्राफ पे आएंगे जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ v/t, यहाँ पे मैंने क्या लिया? v/t लिया। यहाँ पे क्या किया? v और t ले लिया। v/t यहाँ पे क्या किया? v और t। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों भैया? आपको यही तो पढ़ाया अभी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर पर V और T का रेशो कांस्टेंट रहेगा। यही है चार्ल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये 2 गुना बढ़ाया 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना कम किया 2 गुना कम हो जाएगा। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, ये रेशियो कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको 2 गुना बढ़ाया, ये भी 2 गुना बढ़ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मतलब जैसे मान लो पहले आपके पास वॉल्यूम V था और टेम्परेचर Y था। समझना, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ वो x मीटर क्यूब था और जो टेम्परेचर था वो y केल्विन था। आपने कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया, तो मान लो वॉल्यूम कितना हो गया? 3x। पहले x था तो अब 3x हो गया। तो ये क्या कहते हैं? ये कहता है वॉल्यूम 3 गुना बढ़ाया तो इसका मतलब टेम्परेचर भी 3 गुना क्या हुआ? बढ़ गया। तो इसका मतलब ये भी 3 गुना हो गया। तो 3 से 3 फिर चला गया, यानी कि रेशियो पहले भी x/y था, अभी भी रेशियो क्या आ रहा है? x/y आ रहा है। तो यही तो बताया, v/t का रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप यहाँ v लो चाहे t लो। सर समझा दें मिसाल से, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे v लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू मान लो v है, आगे जाके 2v हो जाएगी। मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो भाई v पे जो आपका रेशियो था वही 2v पे, वही 3v पे। वजह, जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये वाली बात कब है हमारी? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाला भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये बात चल रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कोई मुश्किल बात यहाँ तक हमारे पास नहीं है। अब देखो, आपकी किताबों में ना ये सेम ग्राफ एक और तरह से भी ड्रॉ किया जाता है, जो कि मेरा बेटा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेने पर आता है। अब देखो, मैं वो वाला ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिया हुआ है मेरा बेटा वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब में। ये आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। अब टेम्परेचर किस में आ गया? डिग्री सेल्सियस में। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं स्मॉल t से शो कर देता हूँ। ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव है और ये वाली साइड आपके पास नेगेटिव है। अगर आप मेरी पीछे से वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हो, लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, केल्विन टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले आर्बिटरी स्केल्स हैं। एक्चुअल स्केल जो कि इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है वो केल्विन स्केल है, इसीलिए उसको एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। ठीक है, अब जब आप आते हो ना, जब आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो मेरा बेटा यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, समझिएगा जरा इस बात को। अब देखो, यहाँ पे ना आपके जहन में एक सवाल आएगा, मैं फिर से वो सवाल क्लियर कर दूंगा। अगर मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट को पकड़ो, ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट की रीडिंग बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर देखिए ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। यस सर, y पे लाई कर रहा है। और आपको ये बात पता है ना कि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। अरे भाई साहब, ये देखो यार, ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, इसको मैंने पॉइंट A कह दिया, यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है, ऐसे ऊपर जाना है, तो क्या मुझे x पे चलने का नीड है? नहीं है भाई, सीधा 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 ऊपर जाऊँगा, A पे आ जाऊँगा। तो यही वो बात है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो आपको x पे मूव करने की नीड नहीं है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, मान लो पॉइंट B है, और मुझे यहाँ से इधर आना है, तो क्या मुझे y पे चलने की नीड है? नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आ जाऊँगा यहाँ पे। तो x एक्सिस पे
y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब यहां पे ये लिया हुआ है मैंने x पर और ये लिया हुआ है मैंने y पर। अब यहां से अगर मुझे यहां जाना है, इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस है, आगे जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पीछे आएंगे तो नेगेटिव में होगा। ऐसे ही आगे जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, पीछे आएंगे तो डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताएं जरा जल्दी से, समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस 0 है, ये बताओ कि वॉल्यूम 0 है? नहीं, वॉल्यूम 0 नहीं है। क्यों? वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे लिया हुआ है? पढ़ो, यहां पे लिखा हुआ भी है। वॉल्यूम कौन से एक्सिस में? वॉल्यूम वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में अगर ये 0 होता तो इस जगह पे होता। भाई वाई पे आप जितना ऊपर जाओगे उतना वैल्यू क्या है? बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यहां पे तो नहीं हो आप, तो यहां कहीं पर हो। इसका मतलब टेम्परेचर यहां पे 0 नहीं है, जहन में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। क्यों? समझो इस बात को। बच्चों के जहन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता, गलत फहमी होती है इसको लेकर। बच्चे के जहन में होता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ठीक है सर। t बढ़ा v बढ़ा, ठीक है सर। t कम हुआ v कम हुआ, ठीक है सर। तो t 0 हो गया तो v 0 हो गया, ठीक है सर। तो t 0 हो गया तो v 0 हो गया ना? नहीं, समझो यहां से आपकी बात 210% दुरुस्त है, लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन वाला। तो अगर केल्विन वाला टेम्परेचर 0 हो जाए तो आप बोलो वॉल्यूम 0 हो गया, ये बात कतई सही है। लेकिन क्या यहां पे टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ है? नहीं। किस में है? डिग्री सेल्सियस में है। किस में है? डिग्री सेल्सियस में। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में 0 नहीं है। भाई अगर 0 डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आता है? कन्वर्ट कर, भाई हमें आता है ना 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं? 273.15 ऐड करते हैं, आसान कर लो, 273 ऐड करते हैं। इसका मतलब ये टेम्परेचर 273 केल्विन है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन है, टेम्परेचर क्या बताता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है 273 केल्विन के इक्विवेलेंट, बिल्कुल है। तो वो मूव कर रहे होंगे, जब मूव कर रहे होंगे तो वॉल्यूम 0 कैसे हो गया आपके पास? वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई किया होगा उन्होंने फिर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जहन में रखना T 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम नॉन जीरो होता है, पहली चीज। 0 वॉल्यूम वाला पॉइंट लाने के लिए आप इसको पीछे की तरफ लेकर आते हो, आपको यहां कहीं पे एक पॉइंट मिलता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप कहते हो एब्सोल्यूट 0। क्या कहते हो? एब्सोल्यूट 0। ये वो पॉइंट है जिसको आप कहते हो 0 केल्विन। लेकिन सर ये तो डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो डिग्री सेल्सियस में बता देते हैं। डिग्री सेल्सियस में ये पॉइंट है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस का 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये समझना, इस पॉइंट को हम लोग एब्सोल्यूट 0 क्यों कहते हैं? बेटे ये समझना सारा का सारा कॉन्सेप्ट। देखो, रट्टा मारना मकसद नहीं है। मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना चीज़ का रट्टा मार लो। मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट की रूह को समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसको एब्सोल्यूट 0 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपके T = 0 केल्विन से करस्पॉन्ड करता है। डिग्री सेल्सियस में इतना है, फ़ारेनहाइट में इतना है। ये वो पॉइंट है जहां पे आप कहते हो वॉल्यूम 0 हो गया। सर वॉल्यूम कैसे 0 हो गया? देखो ना, आप जब इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई पे या दरमियान में? देखो, अगर वाई पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, दरमियान में कहीं है तो उसके पास एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ओरिजिन पर है तो ना एक्स होगा ना वाई होगा। तो भाई साहब ये एक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी वाई वाली वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? आपके पास 0 है। अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे 0 हो रहा है। ये तो मैथमेटिकली बता दिया ना कि ये वाई एक्स पे लाई कर रहा है तो वाई वैल्यू 0 हो गई, और वाई पे क्या लिया है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो गया। अब समझो, टेम्परेचर जब आप कहते हो 0 केल्विन है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 केल्विन का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 जूल, तभी तो टेम्परेचर 0 है। टेम्परेचर इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये 0 तो ये भी 0। और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब स्पीड 0 है। भाई काइनेटिक एनर्जी मोशन डिफाइन करती है। काइनेटिक एनर्जी 0 तो स्पीड 0, स्पीड 0 तो मोशन 0। और मोशन 0 का मतलब क्या है कि
मॉलिक्यूलर मोशन सीज टू एग्जिस्ट, किताब में टर्म यूज होती है मॉलिक्यूलर मोशन सीज टू एग्जिस्ट, कि मॉलिक्यूलर मोशन नहीं हो रहा, मॉलिक्यूलर मोशन नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्यों करेंगे फिर जब मूवमेंट ही नहीं हो रही? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज जीरो, यानी कि आपकी गैस एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रियल गैस यहां तक नहीं आती। ये आइडियल गैस का बिहेवियर है जो हम पढ़ रहे हैं। रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएट करती हैं। ये जितने लॉज आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं। रियल गैसेस इन लॉज को ओबे करती हैं लेकिन सर्टेन कंडीशंस में, बाकी की कंडीशन में वो डेविएट करना शुरू हो जाती हैं। तो सर वो क्यों नहीं पढ़ रहे जो कि रियल गैसेस ओबे करती हैं? अबे पहले वो तो पढ़ ले जो आइडियल सिनारियो है, एक्चुअल सिनारियो बाद में पता चल जाएगा। भाई जिंदगी भर में भी तो ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप डे वन में परफेक्ट चीज ही सोच के बैठते हो। आप पहले इम्परफेक्ट चीजों से शुरू करते हो, दरमियान में डिटेल्स बेहतर 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 अंदाज में ऐड करते जाते हो और चीजें ऑटोमेटिकली परफेक्ट से परफेक्ट होती चली जाती हैंगी। क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं रिवाइज करता हूं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने चार्ल्स लॉ के बारे में ये पढ़ा कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को पोस्टमार्टम कर दिया मैंने, केल्विन में होना चाहिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T। T को इधर ले आए, V अपॉन T इज कांस्टेंट। हिफ्ज हो जाए कि कांस्टेंट प्रेशर पर V और T का रेशो कैसा है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर घटेगा, रेशो चेंज नहीं होगा। हमने इसके ग्राफ पढ़ लिए। V अगर टेम्परेचर इन केल्विन है, अगर टेम्परेचर इन केल्विन है तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस कैसा करोगे? ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में फर्क क्या है? ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो V और टेम्परेचर का ग्राफ अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा V और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऊपर से कहीं से पास कर रही है, यानी कि Y की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। रीजन भी बताइए मैंने क्यों। टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 है लेकिन ये डिग्री सेल्सियस स्केल पे 0 है, और डिग्री सेल्सियस स्केल का 0 एक्चुअल 0 नहीं होता, वो आर्बिट्री वैल्यू है। मैंने जब आपको थर्मामीटर पढ़ाया था वहाँ बताया था कि थर्मामीटर के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चूंकि आर्बिट्री स्केल है इसलिए इन पर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक्चुअल स्केल पर वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जैसे कि केल्विन स्केल है, इस पर वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई नेगेटिव से क्या मुराद है खुद सोचो। भाई टेम्परेचर बताता है गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी। भाई मरे से मरी एनर्जी क्या हो सकती है? कम से कम 0 हो सकती है। नेगेटिव से क्या मुराद है? तो टेम्परेचर भी या तो 0 होता है या वैल्यू बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर नेगेटिव हो जाए। बहुत डिटेल से मैंने ये थर्मामीटर वाले कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। फिर ये वाला ग्राफ बता दिया कि V अपॉन T जो है इसका रेशो कैसा है? कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया सर, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आगे बताइए। इसके अंदर ना वो कभी कभार शिफ्ट भी कर देगा, तो भाई लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना। अगर आपको एग्जामिनर इसको ऐसे कर दे, बोले यहाँ मैं V ले रहा हूँ और यहाँ मैं V अपॉन T ले रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ग्राफ देखो भाई, ये ग्राफ ऐसे बनेगा ना, बस सिंपल हो गया। कैसे बनाया सर आपने? ये क्या कर दिया आपने? भाई साहब V अपॉन T का जो रेशो है ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक वैल्यू पकड़ ली यहाँ पे आपने, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे थी तब भी यही वैल्यू है, यहाँ पे आई, मतलब ये देखो वॉल्यूम में बढ़ाता जा रहा हूँ, ये V, ये 2V, ये 3V, लेकिन यहाँ पे जो V अपॉन T का वैल्यू है वो कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर आप V बढ़ा रहे हो तो साथ में T भी बढ़ रहा होगा, तो V अपॉन T का वैल्यू चेंज कभी भी होने वाला नहीं है। ठीक है, जहन में रखेंगे हम ये सारी बात, ठीक है। चलो इतना हिस्सा छाप लो, आगे चलते हैं, इसके आपको सवालात करा देते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है 2 सवाल अगेन मेंशन है। कहता क्या है? कहता क्या है 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने आपको बताया था जितने भी हम गैस लॉस पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं भी लिख के देगा तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लेना है कि ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए है। 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। बस यहां से आपको पता चल गया कि ये किसका सवाल है? चार्ल्स लॉ का। टेंशन नहीं लो, जितने भी लॉज आपको पढ़ाता जाऊंगा ना, मैं एक एक लॉ का आपको कीवर्ड बताता जाऊंगा। बॉयल्स लॉ का क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर।
इसके बाद आपके पास गे-लुसैक्स लॉ आएगा, उसके अंदर भी है, ठीक है, या उसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं आप। इसके बाद आपके पास एवोगैड्रोस लॉ आएगा, उसके अंदर भी है। सब में कीवर्ड्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हम पहचान लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट रीचेस 297 डिग्री सेल्सियस फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, ये फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो आपको इनिशियल वॉल्यूम दे दिया कितना है, 1 लीटर है, और आपको कहता है कांस्टेंट प्रेशर पर आप ये कार्रवाई डाल रहे हैं। तो देखो भाई कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका क्या है, चार्ल्स लॉ। जैसे आपने बॉयल्स लॉ में नोट किया था ना आइसोथर्मल प्रोसेस, वैसे चार्ल्स लॉ में नोट कर लेना आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे होता है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ में पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब क्या करा, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। आपने बोला सर बेहतरीन हो गया, अब समझिएगा, आगे चलते हैं। V1 की जगह आपने क्या लिखा, 1 लीटर। सर कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी क्या समझाया था, आखिर में आंसर निकालने के बाद देखेंगे कि फाइनल ऑप्शन मीटर क्यूब में है या लीटर में है। लीटर इज बेसिकली डेसीमीटर क्यूब, तो अगर लीटर में तो जाने देंगे, वरना कन्वर्जन हमने सीख लिए। अपॉन में क्या आ गया, V2, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। T1 कितना लूंगा मैं, 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना लेंगे, 297 डिग्री सेल्सियस। सर इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर आपने ऐसे क्यों लिखा, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, आपको बताने के लिए लिखा। आपने कॉपी में ऐसे ही नोट करना है और काट के लिखना है कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग में गलती क्या है ये लाजमी लिख लेना कि दिस शुड बी इन केल्विन। अब देखो सही वाला पार्ट, 1 लीटर डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो 273 प्लस का 27 अपॉन में 273 प्लस का 297। ठीक है सर, समझ में आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लो। 1 डिवाइडेड बाय V2 को V कह देते हैं, 273 में 27 को ऐड कर दिया तो जनाब क्या हो गया, 300 हो गया। 273 में 297 को ऐड किया, 3 ऐड किया तो ये 300 हो गया, 570 हो गया ये चीज़, ठीक है मेरे बच्चे। V का वैल्यू चाहिए, दोनों साइड्स को आप रेसिप्रोकल कर लो, ये बन जाएगा 570 डिवाइडेड बाय 300। एक जीरो से एक जीरो मर गया। इसको मेरे बच्चे में ऐसे लिख सकता हूँ, 57 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। भाई 30 को ऐसे लिख दिया 3 × 10, कोई टेंशन नहीं है। 3 के टेबल से काटना आसान हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है सर। 5 में से 3 गया, 2 बच गया, 2 यहाँ कैरी आ गया, 3 9 जा 27, क्या बन गया यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ गया आंसर 1.9। और यूनिट क्या होगी, ये मैंने इसकी यूनिट क्या रखी थी, लीटर, तो इसका भी आंसर किस में आया, फिर लीटर में आ गया, 1.9 लीटर्स, क्योंकि V1 भी लीटर में रखा था। अब आप ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन 1.9 लीटर दिया हुआ है तो भी ठीक है, वरना आपको ये बात पता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर्स होते हैं। तो यहाँ से वहाँ जाना है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आना है, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो 1.9 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 मीटर क्यूब, या 10 की पावर -3, जब 10 पावर 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये भी सही है। अब आपसे वो बोलता चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो भाई 1.9 लीटर -1 लीटर, 0.9 लीटर का क्या आया, चेंज आया आपके पास, सही है। चेंज कितना आया, 0.9 लीटर्स का, ठीक है। ये आपके पास बढ़ गया वॉल्यूम, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी क्या किया था, बढ़ाया था। देखो टेम्परेचर बढ़ाया था तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। परसेंटेज चेंज निकालने बोलता तो क्या करते, चेंज आया आपके पास 0.9, इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास 1, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, तो 90% का आपके पास यहाँ पर चेंज आ गया। इस तरीके से हम ये काम कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि जनाब आपके पास एक परफेक्ट गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो फिर से आपको कीवर्ड मिल गया आपका, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। आपसे कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। चेंज इन टेम्परेचर पूछने का एक और तरीका है, ये क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहा, पढ़ो और से, इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। देखो परफेक्ट गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस, आपने बोला जबरदस्त सर, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर इज हीटेड सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, 2V हो गया। पहले था टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, अब का आपको नहीं पता, बोलो कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप बोलोगे पहले था टेम्परेचर 27
प्लस 273 केल्विन, क्योंकि हमें तो केल्विन में काम है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब कितना है ये हमको नहीं पता, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई मुश्किल बात हमारे पास नहीं है। V1 कितना है भाई V, V2 कितना है भाई 2V। आपने बोला भाई T1 पे आ जाओ, T1 कितना है 227 प्लस 273, केल्विन वाला रखेंगे ना हमेशा, तो क्या आ गया यहाँ पे 300 केल्विन आ गया, अपॉन में T2 आपको नहीं पता, आप बोलोगे ठीक है सर, ये V से V मर गया, T को वहाँ ले जाओ, तो T विल बी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 600 केल्विन। सर केल्विन क्यों आया भाई, तूने इसको केल्विन में रखा था ना, तो यहाँ भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा आंसर, सही है, आ गया, क्लियर है। अब ये हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया आपका इनिशियल टेम्परेचर। अब वो पूछ क्या रहा था, वो आपसे पूछ रहा था इंक्रीज बताना है, आपने क्या पूछ रहा है, इंक्रीज बताना है। इंक्रीज कैसे बताओगे, फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर दोगे, तो चेंज कितना आया 300 केल्विन का चेंज आया है आपके पास, सही है भाई। चेंज कैसे निकाला, इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना आया 600 केल्विन, इनिशियल कितना था 300 केल्विन, तो चेंज कितने का आया मेरे बच्चे 300 केल्विन का चेंज आया, 300 केल्विन का चेंज आया। अब अगर वो बोलता कि यार मुझे बताओ ये चेंज डिग्री सेल्सियस में कितना है, अब यहां अक्सर बच्चे फंस जाएंगे फिर से यहां पे मुझे जरा वीडियो को पॉज करके बताओ कि डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना आएगा। यहां से एक और चीज सीखोगे, मैं इसको मिटाने लगा ऊपर वाले को क्योंकि मुझे यहां पे कुछ और पार्ट समझाना है। 1 2 3 अब तक टाइप कर लिया होगा। डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना आया, जितने लोगों ने आंसर लिखा 27 डिग्री सेल्सियस चेंज आया, वो गलत है, गलत है। इसका मतलब पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे भाई साहब, पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होते तो आपको ये बात पता होती, हमने डिस्कस की थी कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में निकालें चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालें, आंसर इज ऑलवेज सेम। डेल्टा टी रीजन भी बताई थी, डिविजन क्योंकि सेम होते, तो डेल्टा टी केल्विन में अगर 300 केल्विन आया है, अगर 300 केल्विन आया है तो डिग्री सेल्सियस में भी यही चेंज आएगा, डिग्री सेल्सियस में भी चेंज आएगा। सर हम तो नहीं मानते, एक और तरह से निकाल कर दिखा देते। एक तो रीजन ये बता दी ना कि भाई पहले पढ़ाया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आंसर इज ऑलवेज सेम। आप बोलते हो नहीं मानते, चलो नहीं मानो, कोई इशू नहीं। ये फाइनल टेम्परेचर आया है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके चेंज निकाल लो। इसका इनिशियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है 27, भाई 27 से ही तो 300 बना था। ये कैसे बना था, ऐड करके बना था। 27 डिग्री सेल्सियस था ना, केल्विन में जाने के लिए आपने 273 ऐड कर दिया था, तो ये आपके पास हो गया इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, निकाल लो, केल्विन में है ना, डिग्री सेल्सियस में आने के लिए क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे, तो 600 माइनस का 273 करो माइनस, क्या बचेगा 500 400 327 बचेगा, ये देख लो 327 बचेगा फाइनल टेम्परेचर, करके देख लो। 600 में से 273 हम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 5 9 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया तो 3। फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है 327 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि आपने चेंज निकालना है ना, यही तो पूछ रहा है टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले 27 था, अब कितना है 327, तो कितना इंक्रीज हुआ 327 माइनस 27, 300 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट आया। समझ आया, ये चीज आपने यहां से भी निकाल ली थी, बस आपको ये वाला पॉइंट शायद याद ना हो, इसलिए मैंने जानबूझकर पहले केल्विन में निकलवाया और उसके बाद बताया कि इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, वरना मैं डायरेक्टली भी कर सकता था कि यहीं से आपको बोलता है इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाओ फिर माइनस करके देख लो। लेकिन अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि डेल्टा टी आप चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आंसर इज ऑलवेज सेम। तो ये देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है। अब इसमें बच्चा एक और गलती करता है जल्दबाजी में, क्या, ऑप्शन में जब ये सवाल आया प्यास के अंदर तो बच्चों ने रिपोर्ट किया सर आंसर की गलत है। क्यों, बच्चों ने बोला कि सर आंसर की में जो करेक्ट ऑप्शन मार्क हुआ है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारा 327 आ रहा था। सुनना, ये सवाल आया था ना जिस साल, मुझे पढ़ाते हुए 2 साल ही हुए थे, ये मेरे दूसरे साल का सवाल है। तो हुआ क्या था, उस वक्त मैं खुद भी एनईडी में पढ़ रहा था, तो बच्चों ने आगे जो कहानी बताई, हम एक इदारे में पढ़ाया करते थे, हमारी क्रिएशन होती थी, बच्चों ने आगे बताया
सर इसका जो करेक्ट आंसर की आई है ना, तब प्यास वाले आंसर की भी दिया करते थे, वो 300 डिग्री सेल्सियस है और जो हमने लगाया था वो तो 327 है, आंसर की गलत है, शोर मचा दें। देखो बच्चों ने क्या किया होगा या क्या गलती करी होगी, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने बोला अच्छा भाई ये कीवर्ड ये रहा, कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ का सवाल है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, तो फाइनल टेम्परेचर अगर पूछेगा तो 327 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन क्या उसने फाइनल टेम्परेचर पूछा? नहीं, उसने क्या पूछा? चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ऐसे आएगा ना, वो तो 300 ही आएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो मेरे बच्चे ये था हमारा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का हिसाब किताब। अभी बाकी है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर है वो भी गैस लॉस के ऊपर ही रहेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी सवाल मिस ना होने पाए, इसलिए लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगले में हम पढ़ेंगे गे-लुसेक्स लॉ, जिसको प्रेशर लॉ कहते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वाला। फिर पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वाला। फिर जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद आएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस।